फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिशुपाल सर चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दोस्त, वो इतिहास के बारे में कुछ डिस्कशन है जिसकी जानकारी आपको शायद नहीं होगा, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ठीक है, हमने कोशिश किया है या सोचा है कि आप लोग के लिए इतिहास का लगभग कुछ ऐसे वीडियोस लाया जाए जो काफ़ी स्मरणीय हो और ताकि वो आपके उसकी जानकारी के बारे में आपका अभाव हो। ठीक है, तो इन सारे वीडियो को हम आपके लिए लाए हैं और बारी बारी से इस चैप्टर वाइज वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग करते हैं भारत का इतिहास के बारे में। ठीक है, भारत का इतिहास की जानकारी हमको कैसे मिला, इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण कैसा था, यहाँ कहाँ उत्खनन हुआ, किसका सभ्यता कैसे थी, इन सारे जानकारी के बारे में हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो आपके लिए दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आज जो हमारा है भारत का इतिहास है। ठीक है, भारत का इतिहास है, यहाँ देखिए भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास सबसे पहले कैसा रहा, इसकी जानकारी कहाँ से मिली, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, किसके लिए किया गया, इन सारे चीज के बारे में हम लोग बताते हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो बताएंगे आपको कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है ये इति जोड़ ह जोड़ आज से हुआ है। ठीक है, इति जोड़ ह जोड़ आज से हुआ है, जिसका तात्पर्य रूप से देखा जाए तो जो ये ग्रीक लोग जो थे, ग्रीक लोग इसको मानते थे, इसका शब्द का प्रयोग करते थे और उन लोग अपने भाषाओं में इसको हिस्ट्री ना पढ़ के हिस्ट्री कहते थे। ठीक है, हिस्ट्री जो होता था उसका देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो कहीं ना कहीं ये अपने बारे में स्मरणीय ये होने की बात करा करते थे। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। ठीक है, हिस्ट्री लोग जो था, ये ग्रीक लोग जो थे, ग्रीक को जो हिस्ट्री बोले थे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए क्या बोले थे, ग्रीक जो थे उसको हिस्ट्री बोले थे। ठीक है, ग्रीक लोग जो थे उसको हिस्ट्री बोले थे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। ठीक है, क्या होता है शाब्दिक अर्थ, बुनना होता है। एक्चुअली ये हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ये फादर ऑफ हिस्ट्री जो जिनको हम लोग हेरोडोटस कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये भारत का जो इतिहास के जनक के रूप में माने जाते हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 5वीं शताब्दी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चंस आ चुका है ये दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हेरोडोटस जो थे अपना पुस्तक जो लिखे थे हिस्टोरिका। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेरोडोटस इतिहास का इनको पिता कहा जाता है। इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो आया था वो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका, इनका पुस्तक का एक नाम जो था वो हिस्टोरिका था। ठीक है, हिस्टोरिका में ही सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है हेरोडोटस ने जोड़ दिया था। ठीक है, और ये कब लिखा गया था हिस्टोरिका, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो 5वीं इसी के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह पुस्तक जो है हिस्टोरिका लिखा गया था। इसी वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री जो होते हैं वो किनको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये आपको क्लियरिटी हो गया होगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, इति जोड़ ह जोड़ आस। अर्थात कहने का मतलब हुआ जो ग्रीक के लोग जो थे, ग्रीस के लोग जो थे, इसको इतिहास को हिस्ट्री बोलते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनका जो प्रमुख पुस्तक था 5वीं शताब्दी में इन्होंने एक पुस्तक लिख रहा था, कौन, हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक था हिस्टोरिका, जिसमें हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इस वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री जो है इनको बोला जाता है, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज बता देते हैं कि हम हिस्ट्री की जानकारी के लिए कुछ ऐसी चीज है जो आपके लिए हम बांट के पढ़ाएंगे और हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये वीडियो जितना भी होगा बारी बारी से हिस्ट्री का, सिविक्स का, ज्योग्राफी का सारा वीडियो जो है बारी बारी से हम आपको लाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अध्ययन की सुविधा के लिए जानकारी के लिए हम 3 भागों में इसको बांट दिए हैं और तीनों भाग में हम लोग बारी बारी से इस क्वेश्चंस को जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारों को बारी बारी से हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला चीज, अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम इसको 3 भागों में बांटे हैं। पहला मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत जिसका इतिहास काफी प्राचीनतम रहा था। मध्यकालीन भारत का मतलब जो बीच वाला सिस्टम होता है, मध्यकालीन भारत में देखेंगे हम
पहला चीज ये जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत में पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, कुछ ऐसे ग्रंथ जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, बहुत सारे ऐसी चीजें, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद वेदांत की संख्या कितनी है, वेद पुराणों की संख्या क्या है, इन सारी जानकारी का वर्णन जो है प्राचीन भारत में करेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन भारत का। तो मध्यकालीन भारत में देखेंगे कि जो भारत में जो आक्रमण हुआ, किस तरीका से आक्रमण किया जाता है, और उसके अलावा देखेंगे कि जो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी जो थे, वो किस तरीका से भारत पर आक्रमण करते हैं और किस स्थान को लूटते हैं, कैसे लूटते हैं, उन सारी चीजों के बारे में मध्यकालीन भारत में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत की जहां तक बात करते हैं, वहां से फिर देखेंगे कि भारत का जो सिस्टमैटिकली जो आजाद होने में सुविधा हुआ, किस तरीका से आजाद हुआ, कैसे उसमें ये आजाद करने में तरीका मिलते हैं, कैसे लोग जो है किस तरीका से मतलब अपने आप को आजाद करने का प्रति सोचते हैं, किसान लोग कैसे संगठित करते हैं, इन सारी चीज के बारे में जानकारी हम लोग आधुनिक भारत में करेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे वो आज पढ़ेंगे, जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक मध्यकालीन भारत चालू नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला मध्यकालीन प्राचीन भारत को हम लोग इतना अच्छा तरीका से कर लेंगे, इतना अच्छा तरीका से बेहतर कर लेंगे कि क्वेश्चंस कहीं से भी एग्जाम में पूछेगा तो उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, पिछला पीएससी का जो क्वेश्चन था, एक था जो था हिस्टोरिका, जो था हिस्टोरिका पुस्तक जो थे वो किसने लिखा था, हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था, हेरोडोटस, जो 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में लिखा गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत देखिए जानकारी के लिए यहाँ से थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। प्राचीन भारत की जानकारी जो है हमको दो स्रोतों के द्वारा प्राप्त होता है। पहला स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो होता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत हम उसको बोलते हैं जिसमें ग्रंथ वगैरह और बहुत सारे ऐसे हैं जिसपे जीवनी में प्रकाश डाला जाता है। अर्थात साहित्यिक स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जो हम विदेशी पुस्तक हो गया, विदेशी विवरण हो गया, या हमारे यहाँ जो पुस्तक है उसके अनुसार, हम ग्रंथों के अनुसार साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है जैसे उत्खनन हुआ, उत्खनन के अलावा और देखा जाए तो बहुत सारे अभिलेख थे, अशोक का अभिलेख बहुत सारे ऐसे हैं जो कई भाषाओं में लिखा गया था, खरोष्टी भाषाओं में लिखा गया था। इन सब सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चीज पुरातात्विक सर्वेक्षण के स्रोत के अनुसार देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में पहला अभिलेख आते हैं। अभिलेख बहुत सारे ऐसे थे जो हम लोग प्राप्त किए थे। दूसरा चीज होता है सिक्का। सिक्के जानते हैं कि जो शातवाहन जो थे, शातवाहन का संबंध जो सिक्का चलाया था वो शीशे का सिक्का था। गुप्तकालीन में देखा जाए तो स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित हुए थे। ठीक है, उसके बाद स्मारक की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्मारक भारत में बचे हुए हैं जो प्राचीन सभ्यता का उदाहरण बनकर रह गया है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो पुरातात्विक के रूप में देखा जाए तो वो एक स्मारक बना हुआ है, काफी चर्चित रूप में है। अगला है मूर्ति कला। बहुत सारे ऐसे मूर्ति जो है हमको जमीन के नीचे से ऐसा प्राप्त हुआ है जो हम यहाँ से जानते हैं कि हाँ पहले को यहाँ पे रहा करते थे, कोई ऐसे लोग थे जिनकी मूर्तियां हमको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं चित्रकला। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे हैं जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि दो चीज सही क्लियर हो गया होगा, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के द्वारा पुराने ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ या हमारे यहाँ ग्रंथ जो है उसके द्वारा हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, जबकि पुरातात्विक स्रोत को देखा जाए तो उसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जैसे चित्रकला की बात हम छोड़ दिए थे, बता देते थोड़ा सा ये भी। चित्रकला का मतलब होता है वैसे गुफाएं, जैसे भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, उसमें जो है चित्रकला का काफी अंकन किया गया है। हर एक जो गुफा है उसमें बहुत सारे ऐसे चित्रकारी किया गया है, नक्काशी किया गया है जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उसको बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमको दो दिए ग्रंथ के द्वारा, चाहे ग्रंथ कोई भी हो, प्राचीन हो, इतिहास या फिर साहित्यिक स्रोत ये क्या बोलते हैं विदेश का हो फिर अपने भारत का हो, कहीं का भी हो। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जो हमारा पहले से सर्वेक्षण खुदाई के वजह से जो मिला उसको हम लोग पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा एक पुरातात्विक स्रोत करते हैं। ठीक है, अब देखिए साहित्यिक स्रोत को जानकारी के लिए हम इसको दो भाग में बांटे हैं दोस्त। ठीक है, पहला चीज धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य उसको कहते हैं जिसमें दो ग्रंथ जो दो महत्वपूर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ इसमें आते हैं। ठीक है, धार्मिक साहित्य को हम ऐसे बांटे हैं जिसमें पहला जो है ब्राह्मण ग्रंथ आता है और दूसरा में आता है गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उठता है दोस्त कि जो ब्राह्मण ग्रंथ था वो क्या था। ठीक है, तो पहले हम इसकी जानकारी दे देते हैं आपको। धार्मिक यहाँ से साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटे। पहला धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जो भगवान में विश्वास रखते थे और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, उनका पुस्तक जो है दोनों धार्मिक पुस्तक के अंतर्गत आता है। ठीक है,
क्योंकि जैन और बौद्ध ऐसे परंपराएं थे, ऐसे ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में हम लोगों को जो पहले जो ये जैन और बौद्ध में देखा जाए कि ये इन लोग जो थे जैन और बुद्ध, महात्मा बुद्ध और ये महावीर, वो क्या करते थे कि बौद्ध धर्म को ये अपने पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, किसी भी आत्मा या भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। अर्थात कह सकते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ के लोग जो थे वो नास्तिक थे और गैर ब्राह्मण के लोग जो थे वो नास्तिक थे। ठीक है, ये आस्तिक थे। ब्राह्मण ग्रंथ के लोग जो थे वो आस्तिक थे, भगवान पे विश्वास करते थे, भगवान को मानते थे। और गैर ब्राह्मण में जो दो लोग थे, खास करके जैन और बौद्ध, वो नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। ठीक है, अब देखिए लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य तो अच्छा समझ में आ गया होगा। लौकिक साहित्य की बात करते हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य वैसे ग्रंथ को बोलते हैं जिसका जानकारी जो है ऐतिहासिक रूप से यानी प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, बहुत सारे ऐसे जिनकी जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ से हम साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटे, पहला कौन सा, धार्मिक स्रोत, और दूसरा लौकिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक स्रोत वैसा स्रोत है जिसमें भगवान को बहुत सारे लोग मानते थे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य को तो मानते थे बट उसके अंदर भगवान को नहीं मानते थे। अर्थात इसके अंतर्गत दो लोग, एक तो नास्तिक और दूसरा आस्तिक और दूसरा नास्तिक लोग समुदाय के थे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा कि लौकिक साहित्य में इसकी जानकारी हमको ऐतिहासिक ग्रंथ के जीवनी के तो बारे में पता चला। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो एक चीज क्या होता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से चीज ऐसे थे जो इसके अंतर्गत आए। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लास्ट में लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। ठीक है, जो भी होगा प्रॉब्लम लास्ट में हम छोड़ देंगे, आपको पहले समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत देखा जाए तो वेद आते हैं। आप जानते होंगे कि वेद क्या है। वेद वैसा है जिसमें प्राचीन इतिहास इनके बारे में ब्राह्मण ग्रंथ के सबसे प्राचीन, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ था वो वेद था। ठीक है, वेद जो देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में यही से जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीन स्रोत जो था, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ जो था वो वेद को माना जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि प्राचीनतम जो आर्य लोग थे, आर्य लोग के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तीन सारे जीवन पे उनका प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, अर्थात देखा जाए तो वेदों की संख्या हम लोग बता देते हैं आपको कि वेद जो है, वेदों के संकलनकर्ता के बारे में पहले बताते हैं आपको। वेद के जो संकलनकर्ता थे वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। ठीक है, सॉरी वेद व्यास नहीं, शायद वेद व्यास थे, हाँ वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का पूरा नाम था। ठीक है, ये वेद कैसे कलर करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वेदों की संख्या जो था वो 4 था। हालांकि दोस्त हम अभी ऐसे ही बता रहे हैं, केवल ऊपर से बताया जा रहा है। आगे जब हम आपको बताएंगे तो एक एक चीज, इन सारी चीजों का डिटेल से बताएंगे कि है क्या, इसके अवरूप, इसका फायदा क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था, इन सब सारी चीजों के बारे में हम बारी से डिटेल से बताएंगे आपको। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा कि वेद किसको कहते हैं। तो वेद वैसा ग्रंथ था, भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो था वो वेद था, जिसमें इसके द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे इन सारे जीवन पर प्रकाश डालता है। यानी कि वेदों की संख्या वर्तमान में 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, 4 वेद थे। और बारी से बताएंगे चारों वेदों का संकलनकर्ता कौन थे, कौन लिखे थे। हालांकि पूरे वेद का संकलनकर्ता की बात किया जाए तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। अर्थात सिंपली भाषा में कह सकते हैं महर्षि वेद व्यास, वेद के रचना जो थे वो महर्षि वेद व्यास थे। वेद व्यास, याद रखने का तरीका देखिए, वेद का मतलब वेद व्यास, वेद व्यास को वो लिखे थे, वेद को वेद व्यास कहते हैं। ठीक है, आते हैं आगे देखते हैं। आरण्यक किसके अंतर्गत आता है, उपनिषद आता है, पुराण आता है। आप जानते होंगे कि पुराण के बारे में काफी अच्छा चर्चा रहा था। पुराणों की संख्या जो है वर्तमान में देखा जाए तो कितना है, 18 है। पुराणों की संख्या वर्तमान में 18 है। ठीक है, उसके बाद महाभारत की बात करते हैं। हम लोग पढ़े थे पहले भी, या फिर जानते होंगे क्या कि जो महाभारत था, पहले महाकाव्यों की संख्या 2 है। पहला एक महाभारत, दूसरा रामायण, या फिर पहले रामायण ले लीजिए, बाद में महाभारत ले लीजिए। आपको बता दें कि ऐसे भी कहानी घटनाओं के अनुसार देखा जाए तो सर्वप्रथम जो लड़ाई हुआ था वो रामायण हुआ था, अर्थात रावण और इनके बीच लड़ाई हुआ था, राम के बीच। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महाभारत का। तो क्वेश्चन आते हैं कि अगर पहले महाभारत लिखा गया कि पहले ये रामायण लिखा गया, तो दोस्त इसमें बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं कीजिएगा। सर्वप्रथम जो है वो रामायण लिखा गया था, बाद में महाभारत लिखा गया था। ठीक है,
तो महाभारत के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। महाभारत जो था वो सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में उभरा था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा था? तो महाभारत था, ठीक है। ये सबसे बड़ा महाकाव्य था, लगभग 1 लाख से ज्यादा इसमें श्लोक थे दोस्तों, ठीक है। इस बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद करते हैं, यहां से करते हैं गैर ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देते हैं आपको थोड़ा सा। गैर ब्राह्मण ग्रंथ की जानकारी जो है हमको इनके जो जैन और बौद्ध धर्म के जो दो पुस्तक है उससे पता चलता है। अर्थात गैर ब्राह्मण ग्रंथ उस ग्रंथ उसके द्वारा मतलब ये इसके अंतर्गत देखा जाए तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विश्लेषण काफी रूप में चर्चित कहा गया है, जिसमें जैन धर्म के जो संस्थापक देखा जाए, जैन धर्म जो थे उसमें पहला संस्थापक था वो ऋषभदेव थे, है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में देखा जाए तो कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। और 23वें और 24वें की बात करते हैं, 23वें जहां तक देखा जाए तो पार्श्वनाथ थे और 24वें जो थे वो महावीर थे। तो जैन धर्म के संस्थापक से लेकर के पहला संस्थापक यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24वें तीर्थंकर देखा जाए तो इन सारे चीजों के बारे में जैन में अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो जैन और बौद्ध दो ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ थे जिसमें गैर ब्राह्मण सॉरी ब्राह्मण ही गैर ब्राह्मण दो ऐसे थे जो भगवान पर विश्वास वाकई में नहीं करते थे। इन लोग भगवान के बारे में जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे। केवल और केवल इन लोग विश्वास करते थे पुनर्जन्म पे, ठीक है। पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। आप जानते होंगे कि बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो जातक है, ठीक है। जातक नहीं, गौतम बुद्ध का जो है पुनर्जन्म के बारे में इसमें विश्लेषण अलग बढ़िया रूप से किया गया है, ठीक है दोस्त। तो कोशिश करते हैं कि जो आज का वीडियो हम लोग का जो है वो हम यहीं तक छोड़ेंगे, क्योंकि आज का क्लास जो है केवल और केवल आपको इसलिए बताया गया था क्योंकि इंट्रो के माध्यम से आपको बता दें हम कि हाँ आज से हम लोग का जो क्लास स्टार्ट हुआ है और ये प्राचीन भारत को जब तक हम लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को परेशानी नहीं होगा, जहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से वहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं, ठीक है। अब इसकी जानकारी हम लोग कल जब अगला वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो क्या देखेंगे कि जो ब्राह्मण साहित्य था, ब्राह्मण साहित्य का एक एक चीज पढ़ेंगे, यानी वेद, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, इन सब सारे चीजों के बारे में हम हर दिन पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे दोस्त आपके लिए वीडियो में हर दिन लाया हूं। अब एक दिन भी आपके लिए क्वेश्चन ये वीडियो जो मिस नहीं होगा, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।